स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर का सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो आप ऐसे ही बना दोगे, क्योंकि उसमें मैंने सब कुछ तो बता दिया आपको, ठीक है ना। फिर भी मैं करके दिखाता हूं आपको। जब भी क्वेश्चन देगा, इस टाइप का एक क्वेश्चन दे देगा, उसको सॉल्व करने के लिए बोलेगा ग्राफिकली, तो क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे वो समझते हैं। पहले सबसे पहला काम, इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है जरा देख लेना। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड, मतलब फॉर्म करनी है इसका ना आपको, इससे लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन फॉर्म करनी है। और आपसे बोल रहा है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, जो इक्वेशन आपकी बनेंगी उनको ग्राफिकली सॉल्व भी करना है। ठीक है, कर देंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 1 इसका क्या बोल रहा है? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। एक मैथमेटिक्स क्विज हुई, उसमें 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, दो चीजें हैं यहां पर, एक गर्ल्स और बॉयज। तो अपने गर्ल्स पता है ना बॉयज पता है, तो पुट कर लो। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स is x and number of boys by x। आपने नंबर ऑफ गर्ल्स को x पुट कर लिया और बॉयज को y पुट कर दिया। तो इसका मतलब अब जरा फर्स्ट कंडीशन जरा पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के क्विज में 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। उसमें कुछ बच्चे थे, कुछ बॉयज थे और कुछ गर्ल्स थे। इसका मतलब, कहने का मतलब, उसकी जो कंडीशन है, इस बॉयज और गर्ल्स को हम ऐड कर दें तो टोटल नंबर कितना है बेटा? 10। जो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को हम ऐड करेंगे तो उसका जो नंबर ऑफ है वो 10 है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता रहा है। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है जरा बेटा देखना। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अगर आप सेकंड कंडीशन पे ध्यान देंगे तो एग्जामिनर आपसे क्या बोल रहा है उसको समझिएगा। फिर बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज, नंबर ऑफ गर्ल्स आप ढूंढना, वहां गर्ल्स को आपने किससे रिप्रेजेंट किया बेटा? x। इज का मतलब इक्वल टू, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। 4 मोर देन बोल रहा है, इसका मतलब 4 आपको ऐड करना है। किसमें ऐड करना है बेटा? बॉयज में। आपके बॉयज कितने हैं बेटा? y। फिर से आप इक्वेशन को ठीक करोगे। अरे ऐसे ही रहने दो, ग्राफिकली करना है ना, क्या टेंशन है? ग्राफिकली में तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब क्या करना होता है, देखो आप बॉक्स बनाएंगे और ग्राफ को 3 पॉइंट पे बनाना बेटा। 2 पॉइंट पे नॉर्मली मिस्टेक हो जाती है। वैसे तो अगर आप करोगे तो मिस्टेक, मैं करूंगा तो कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी, लेकिन आप जब करोगे तो अक्सर हो जाती है। इसे 3 पॉइंट का ग्राफ आप ग्राफ पेपर पर ही चेक हो जाता है कि मेरा क्वेश्चन करेक्ट है या रॉन्ग है। समझ में आ रहा है? 3 पॉइंट पे ग्राफ बनाने पर मिस्टेक नहीं होती बिल्कुल भी। ऐसे इसको भी 3 पॉइंट पे ग्राफ बना लेना है। 3 पॉइंट आप कैलकुलेट कर लेना। मतलब कैसे करना है मैं निकाल के दिखा रहा हूं आपको। x पहली टेबल में बना दिया, दूसरे में y, उसको 3 बॉक्सेस में कन्वर्ट कर दिया। अब जरा निकालते हैं। आप इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें x और, अभी तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें x और y में से किसी को भी वैल्यू दे दो, क्योंकि आप बड़ा बड़ा नंबर दोगे ना, जैसे 1 दे दोगे तो 9 नंबर आपके ग्राफ पेपर में प्लॉट करने में भी आपको दिक्कत करेगा। इसलिए आप देखना आपके ग्राफ पेपर में जितनी स्पेस है उसके हिसाब से करना, तो आप थोड़ा एडजस्टमेंट के साथ कर सकते हैं। ठीक है ना। आप करने को तो 1 में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर x इक्वल टू मैं 1 ले लूं या y इक्वल टू 1 ले लूं, मेरा ग्राफ तो बन जाएगा। लेकिन आप ग्राफ पेपर में देखोगे 4-5 पॉइंट तक आपके ग्राफ आसानी से मिलेंगे आपको, या तो आप ग्राफ पेपर को प्रॉपर्ली कर लो तब भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां पर x को थोड़ा सा ऐसा नंबर ले लेता हूं जिससे मेरा ग्राफ आसानी से मिडिल में बन रहा हो। जैसे अगर मैं x और y में से किसी को भी पुट करूं, कोई बोले सर y को पुट कर लो, अगर y इक्वल टू हम 4 पुट कर लें, करके देखते हैं। अगर y की वैल्यू 4 रख देंगे तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 10 आएगा ना। इस 4 को यहां शिफ्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 आएगा, और सॉल्व करने पर कितना आ रहा है बेटा? 6 आ रहा है। कैलकुलेशन आप आराम से करना, इतने रफ वर्क की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे भी कर सकते हो आप। अगर y इज इक्वल टू 5 रख दोगे, y की 5 वैल्यू रखने पर देखो आप यहां अगर y इक्वल टू 5 रखोगे, 5 को वहां शिफ्ट करोगे तो 10 माइनस 5 आएगा, जो कि कितना हो जाएगा बेटा? 5 हो जाएगा। ऐसे ही y इक्वल टू, अगर आप कोई बोले 6 रखते हैं सर, अगर y इक्वल टू 6 रख दोगे, देखो यहां 6 रख दिया तुमने, जैसे 6 रखोगे आप यहां 6 को शिफ्ट करोगे, 10 में से 6 माइनस करोगे, x कितना आ जाएगा बेटा? 4। कैलकुलेशन आप चाहो तो रफ में कर लेना, थोड़ा मेंटली भी करना आपको आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसे यहाँ पर भी देख लो, देखो यहाँ जो y है, इस y की जो कोई भी वैल्यू दे दो, कोई बोलो y इक्वल टू हम जो है 0 रखते हैं, रख लो ना, कुछ भी रख सकते हैं, मैंने बोला ना कुछ भी रख सकते हो आप। तो इस समय y इक्वल टू 0 रखेंगे तो y के 0 रखने पर 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। y इक्वल टू अगर आप 1 रख दोगे, y इक्वल टू 1 रखने पर ये 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। y इक्वल टू अगर आप 2 रखते हैं, y की 2 वैल्यू रखने पर x की वैल्यू देखो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। अभी आपकी टेबल बन के आ गई है, जब टेबल बन के आ जाएगी तो आप इजीली ग्राफ पेपर में ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो। करके देखते हैं एक बार, ये पढ़ते हो बेटा, देखो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ पेपर में आप जब ग्राफ में इसको प्लॉट करेंगे ना, इन पॉइंटों को जरा ध्यान से करना पड़ेगा। सबसे पहले x इक्वल टू 6 बोल रहा है, x इक्वल टू 6 आपको आपके पास ग्राफ पेपर होगा, मेरे पास तो व्हाइट बोर्ड है, थोड़ा सा मुझे दिक्कत भी हो सकती है। आपके ग्राफ पेपर में आपको प्लॉट करने में दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। ये x इक्वल टू 6 ये दिखाई दे रहा है आपको, ये पहले एक बॉक्स के दोनों नंबर को एक साथ देखना, x इक्वल टू 6 पे y इक्वल टू 4 है, x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 4। आप यहां से भी लाइन को आगे बढ़ाना और यहां से भी लाइन को आगे बढ़ाओगे तो ये अंदाजन एक यहां कहीं इंटरसेक्ट कर रही है। आप जरा देख लीजिएगा, ये देखो यहां से आपको करेंगे तो यहां कहीं पॉइंट आ रहा है, ये देखो यहां कहीं पर पॉइंट मिलेगा आपको, और यहां से भी आप लाइन को देखोगे तो ये दोनों लाइन के पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। जिस पॉइंट पे कर रहे होंगे वही पॉइंट इसका पॉइंट आएगा। अगर आप देखो ना, यहां से भी आपका तो ग्राफ पेपर में लाइनें पड़ी होती है ना बेटा, आपको आसानी से मिल जाएगा। मेरे पास व्हाइट बोर्ड है ना, मेरे को एग्जैक्ट ढूंढने में दिक्कत हो रही होगी, तो इसलिए जब आप देखोगे x इक्वल टू 6 पर पहले ग्राफ आप चेक करोगे, देखो इस तरह से करना पड़ता है, ग्राफ पेपर होता है ऐसा ही। ये x इक्वल टू 6 का पॉइंट ये आया और यहां से 4 का भी पॉइंट आप आगे बढ़ाओगे, जहां पर ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ये वाला पॉइंट वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ये वाला 6,4 वाला कोऑर्डिनेट है। क्लास आपने 9th में भी आपने सीखा था कोऑर्डिनेट ढूंढना। उसके बाद x इक्वल टू 5 पे y इक्वल टू 5 है, x इक्वल टू 5 ये है और y इक्वल टू 5 ये है, तो x इक्वल टू 5 पे अगर आप चेक करना शुरू करोगे ना, आपको मिल जाएगा ये x इक्वल टू 5 पे पॉइंट लगभग यहाँ कहीं आ रहा है। यहाँ भी चेक करोगे, इसका पॉइंट भी देख लेना, यहाँ से इधर को चेक करोगे तो आपको दिखाई देगा। तो x इक्वल टू 5 पे पॉइंट लगभग यहाँ आ रहा है। आप देख लो, दोनों को पॉइंट को मिला लेना, कर लेना, चेक कर लेना। x इक्वल टू 5 पे पॉइंट मिल रहा है, x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 5, ठीक है ना। फिर देखते हैं x इक्वल टू 4 दिख रहा है और y इक्वल टू 6 दिख रहा है। x इक्वल टू 4 ये है, y इक्वल टू 6 आपका देखना पड़ेगा। x इक्वल टू 4 ये दिख रहा है और y इक्वल टू 6 यहाँ कहीं ऊपर दिखाई देगा। ये y इक्वल टू 6 यहाँ कहीं देख लेना आप, ये ग्राफ पेपर पे तो आपको बिल्कुल एकदम एक्यूरेट मिलेगा, ये यहाँ कहीं मिल रहा है। अब ये 3 के 3 पॉइंट को देखो, ये वाला पॉइंट को मार्क कर दो जाएगा। ये वाला पॉइंट आपके पास 5,5 दिखाई दे रहा था, इस वाले पॉइंट को देखोगे आप 4,6 दिखाई दे रहा है। इन 3 के 3 पॉइंटों को ज्वाइन करती लाइन अगर आप खींचोगे तो कुछ ऐसी आ रही है। इन पॉइंटों को ज्वाइन करती लाइन खींचोगे तो कुछ ऐसी लाइन आ रही है। इसको आगे बढ़ा देना है, लाइन को आगे तक एक्सटेंड कर लेना, ये है, और यहां इसको पीछे इधर भी बढ़ा लेना है। जब आप बनाओगे ना तो आराम से इसको पूरा प्रॉपर प्लॉट कर लेना। इस तरह से आप ये करा और इसके ऊपर लाइन की इक्वेशन लिख दी। इक्वेशन क्या थी आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। देखो मुझे पता चल जाएगा ना कि कौन सी लाइन कौन सी वाली है। फिर देखते हैं x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 4 बोल रहा है, y इक्वल टू 0 इसी पॉइंट पे आएगा। x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 0 यही वाला पॉइंट है, ठीक ना। x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 0 इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर अगला देखता है x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 1। x इक्वल टू 5 ये है और y की 1 वैल्यू यहां से यहां निकालोगे तो यहां कहीं आ रहा है। आप आराम से चेक कर लेना, ये देखो इसको सीधा सीधा आगे बढ़ा देना, रॉन्ग नहीं होगा। फिर ये x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 5 यही पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 5। यहां लिख भी देता हूं, सॉरी x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 1, सॉरी x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 1 दिख रहा है। ये यहां भी 3 पॉइंट आप ध्यान रखोगे, इन पॉइंट को करना। फिर देखते हैं अगला वाला, देखते हैं x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 2। x इक्वल टू 6 ये है, y इक्वल टू 2 आपके पास अगर आप देखोगे तो यहां कहीं आ रहा होगा, ये यहां कहीं आएगा। देख लो, चेक कर लेना आराम से, आपके ग्राफ पेपर तो एकदम एक्यूरेट आएगा, ये एकदम सही यही आ रहा है। x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 2 ये आया। अब ये इन तीनों पॉइंटों को मिलाती लाइन खींचेंगे। अब आपको थोड़ा सा ग्राफ पेपर पे प्लॉटिंग करनी है, क्योंकि इसका मतलब पॉइंट थोड़ा ऊपर ऐसे आ रहा होगा। तो जब आप तीनों पॉइंट, क्योंकि आपको आप बनाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, आपके पॉइंट बिल्कुल तीनों एक ही लाइन में आने चाहिए। ये 3 के 3 पॉइंट एक ही लाइन में आने चाहिए, अगर थोड़ा इधर उधर आएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। इस वाली इक्वेशन पर इसकी भी इक्वेशन लिख लो। इसकी क्या इक्वेशन थी, x इक्वल टू y प्लस 4 दिखाई दे रही थी, मैंने इक्वेशन लाइन के ऊपर लिख दी है। अब ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब जब इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो x की वैल्यू भी निकल जाएगी और y की वैल्यू भी निकल जाएगी। यहां से आप x इधर परपेंडिकुलर डालोगे, x की वैल्यू निकल आएगी। इधर से इधर परपेंडिकुलर डालेंगे तो y की वैल्यू भी निकल जाएगी। इधर से इधर परपेंडिकुलर डालने पर y की वैल्यू भी निकल जाएगी। सॉरी, x भी निकल जाएगा और y भी निकल जाएगा। पॉइंट मतलब आपसे पूछ रहा था कि x कितना आएगा, y कितना आएगा। समझ आ रहा है? बात समझ में आ रही है बेटा? देखते हो बेटा, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से मैंने x में परपेंडिकुलर डाला जो कि 7 पर आ रहा है, इस वाले से मैंने y में भी परपेंडिकुलर डाला जो 3 पर आ रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3 आ रही है। ये एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा था? सॉल्व ग्राफिकली बोला था। सॉल्व ग्राफिकली का मतलब आपसे बोला था इसकी एज निकालो, सॉरी कितने नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी। देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी भैया? x थी, x का मतलब यहां पर x की वैल्यू कितनी आ रही है? 7 आ रही। ग्राफ में देख करके आपको बताना है। ऐसे ही नंबर ऑफ बॉयज भी आपको निकालना है। बॉयज इज इक्वल टू, अगर आप सॉल्व करेंगे ग्राफ में देख करके कितना दिखाई दे रहा है बेटा आपको? 3 दिखाई दे रहा है। आपको बात समझ में आ रही है? नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू आपके 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7। ग्राफ में देखना है। ये ग्राफ में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ना बेटा, इस पॉइंट से x में परपेंडिकुलर डालेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी, इससे y में परपेंडिकुलर डालेंगे तो y की वैल्यू निकलेगी। इसको ये परपेंडिकुलर है, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उस पॉइंट से। आपको बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन? आप बहुत आराम से कर लोगे, कोई टेंशन इस तरह के क्वेश्चन में नहीं होगी। ग्राफ आप आराम से कर लोगे। नेक्स्ट देखता हूं बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। 5 pencil and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pen together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. 1 pencil और 1 pen की कॉस्ट पुट करो, कॉस्ट निकालो बोल रहा है। आप पुट कर दोगे। लेट कॉस्ट ऑफ 1 pencil is equal to ₹x and कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू रुपीज वाई। ये आपने पुट कर दिया बेटा। अब आप फर्स्ट कंडीशन देखते हैं इसकी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल। अगर 1 पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी बेटा? 5x। भाई 1 का गिवन है और 5 का निकालना है तो मल्टीप्लाई करके निकलेगा। इसका मतलब 5 पेंसिल की कॉस्ट 5x और 7 पेन है, एक पेन की कॉस्ट y तो 7 पेन की कॉस्ट 7y। टुगेदर, टुगेदर का मतलब इनको प्लस करना है और इसको जो कॉस्ट इसकी निकल के आ रही है 50 आ रही है बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। इसकी सेकंड कंडीशन देखते हैं क्या है। सेकंड कंडीशन में बोलता है 7 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट x तो 7 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी बेटा? 7x। 1 पेंसिल x रुपीज की थी, 7 पेंसिल 7 इंटू x होगा। 1 पेन की कॉस्ट y रुपीज थी, 5 पेन की कॉस्ट बोल रहा तो इसका मतलब 5y हो जाएगा। फिर इसकी भी टुगेदर जो कॉस्ट आ रही है वो 46 आ रही है बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। और आपसे बोला था इसकी x और y की वैल्यू निकालनी है आपको, पेंसिल की कॉस्ट और पेन की कॉस्ट निकालनी है। अरे बहुत इजी है, क्या दिक्कत है? फिर वही पिछले क्वेश्चन की तरह आप काम करोगे। आप बॉक्स बनाओगे और उस बॉक्स में 3 नंबर्स पर टेबल को बनाओगे, x y, और ये टेबल आप बना दोगे। ऐसे यहां भी बनाओगे टेबल x और y में। आपको इसको बॉक्सेस में डिवाइड कर लोगे, इसमें 3 बॉक्सेस बना दोगे। आराम से करना, कोई कैलकुलेशन करने के लिए रफ वर्क का यूज कर सकते हो आप। जैसे इसमें देखो, एक चीज देखो बेटा, मैं जो ग्राफ में मेनली देखते हैं हम, ग्राफ में ये 3 चीजें देखनी होती है। 0 मैथमेटिक्स का बेस्ट कोफिशिएंट है, उसके अलावा 1, 0 को लो ना लो चलो कोई बात नहीं, 1 है, 2 है और 5 है। ये ज्यादा नंबर मिलेंगे आपको। 1 2 5 किसी भी नंबर का जो बेस्ट कोफिशिएंट होता है, किसी भी नंबर को बहुत आसानी से डिवाइड करने की दम रखता है। 1 2 5 आपको चेक करना, 1 2 5 में कोई नंबर यहां तो नहीं, जैसे 5 है, इसका भाई बेस्ट कोफिशिएंट है। ये बहुत अच्छा कोफिशिएंट है, इसलिए किसी भी नंबर को डिवाइड कर देगा। तो ये 7 है, बेकार कोफिशिएंट है। ये नंबर को डिवाइड करने में डेसिमलों में नंबर को की वैल्यू को ले आता है। तो इसका इसमें जो ये बेकार वाला है, इसको कुछ भी वैल्यू दे दो, कुछ भी। आप देखो पहले, क्या ये वाले से ये वाला नंबर डिवाइड हो रहा है? अगर डिवाइड हो रहा है तो इस वाले में सबसे पहले तो 0 रखो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 5 से नंबर एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है, इसलिए कोई टेंशन नहीं। इस वाले को 0 रख दो, y को। अब y को कुछ भी वैल्यू रखने की बात करी मैंने, कुछ भी रखने का मतलब आप, अरे भाई 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, जो मर्जी रख लो।
अगर कोई बोले y इक्वल टू 1 रखता हूं, फिर y इक्वल टू 2 रखते हैं, क्योंकि ये बेकार है ना, जो बेकार वाला है उसी को वैल्यू देना है। यहां पे देखो 7 किस कोफिशिएंट के साथ लगा हुआ है, x के साथ, बहुत बेकार है। इसको डिवाइड करते हुए बहुत करना पड़ेगा, 0 रख दिया, कोई बोले मैं 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, कुछ भी रख लो, देखो रख के देखें और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। जब आप सॉल्व करोगे तो आप एक बार चेक करते हैं, जब x इज इक्वल टू, अगर आपने 0 रखा तो ये वाला पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा। अगर पूरा 0 हो जाएगा तो 7 से 50 को डिवाइड करना, सॉरी y वाले को करते हैं, ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अगर ये 0 आ जाएगा तो 5x इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू 50/5 हो जाएगा ना बेटा। 5x इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू 50/5, तो 10 हो जाएगा। ये वाला सॉल्व करने पर 10 आ जाएगा। अगर आप इसको 1 रख दोगे, y इक्वल टू 1 रख दोगे, देखो चेक करके दिखाता हूं आपको, आपके पास 5x प्लस 7 इंटू 1 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 50। ये 7 इंटू 1 वाले को यहां शिफ्ट कर दोगे, 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7, 50 में से 7 माइनस करोगे कितना आ जाएगा बेटा, 43, और 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपॉन 5 नीचे, 5 की टेबल में 5 8 जा 40, 3 और 0 बचेगा 6, 8.6 आ रहा है, एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। ग्राफ पेपर में यही चाहिए आपको, नंबर एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? ये नहीं कि पॉइंट में आ रहा है और आपने ऐसे ही ग्राफ बना दिया, ऐसे नहीं। x इज इक्वल टू, अगर हम 2 रख दे तो यहां 2 रखना पड़ेगा, 7 2 जा 14, इस 14 को यहां शिफ्ट कर दोगे, 14 यहां शिफ्ट करोगे तो 36 बन जाएगा ये, और 36 को इससे डिवाइड करोगे 7 टाइम्स और 2 टाइम्स। डिवाइड करना आपको आता हुआ है, नीचे क्लासों का काम है, 7.2 आ जाएगा। ऐसे अगला बना देते हैं। जब ये वाला बनाएंगे तो x इज इक्वल टू, आपके पास देखो x इज इक्वल टू, आपने 0 बोला था, x इक्वल टू 0 रखने पर आपकी वैल्यू y की वैल्यू निकलेगी, यही तो निकल रही होगी, अभी निकाला था हमने। x इज इक्वल टू 0 पे अगर x की प्लेस पर 0 रख दोगे तो 5y इक्वल टू, सॉरी अलग आएगा, 5y इक्वल टू 46, ये 5y इज इक्वल टू 46 आ रहा है, क्योंकि x वाला तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 46 अपॉन 5, 5 की टेबल लगाएंगे, 5 9 जा 45, 2 और 0 सॉरी 1 और 0 10 को 2 टाइम डिवाइड होगा, इसका 9.2 आ रहा होगा। x इज इक्वल टू 0 पे 9.2, x इज इक्वल टू अगर आप 1 रख दोगे, देखो कितना होता है, x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो 7 इंटू 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, आपको कैलकुलेट करना होगा, 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7, तो y इज इक्वल टू, ये 39 आ रहा है बेटा माइनस करने में, अपॉन 5, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 7.8 आएगा। आप डिवाइड और मल्टीप्लाई ठीक से कर लेना, बस कैलकुलेशन आपको करनी है। अगर हम 2 रख दें तो y इक्वल टू, ये 2 रखोगे तो 14 हो जाएगा, यहाँ 14 चला जाएगा, 14 जाएगा तो यहाँ 32 हो जाएगा, ये 32, और 32 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 6.4 आता है, 6.4 आता है। जब आप ये सब कर लोगे ना, उसके बाद ये ग्राफ में उन पॉइंटों को प्लॉट कर दोगे, ठीक है ना, ग्राफ में पॉइंटों को प्लॉट कर लेंगे, अच्छे से प्लॉट करना। ये पॉइंट वाला आपका ग्राफ, आपके पास ग्राफ पेपर है, मेरे पास प्लेन पेपर है, दोनों में बहुत फर्क है। मैं जब करूंगा तो मेरा गड़बड़ भी आएगा इसमें, आपका जब करोगे तो आप एक्यूरेट आएगा, एकदम एक्यूरेट आएगा आपका, क्योंकि आप ग्राफ पेपर पे पॉइंटों पर भी, आपके ग्राफ पेपर में पॉइंट वाले भी प्लॉट हो जाते हैं ना। जैसे 9.2 है तो 9 बिग डिवीजन 2 स्मॉल डिवीजन आएगा, 9 बिग डिवीजन के बाद 2 स्मॉल डिवीजन पे आप ग्राफ को प्लॉट करोगे। तो जैसे इसका करते हैं, x इज इक्वल टू 10 पे y इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 10 आप देखोगे तो यह है, ये x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 0 है। समझ में आ रहा है आपको? यहां पर जो पॉइंट है x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 0 है, ये पॉइंट मिल गया आपको। फिर देखते हैं आगे, x इक्वल टू आपके पास 8.6 है, x इक्वल टू 8.6 है, 8 के बाद 6 स्मॉल डिवीजन आएंगे, यहां कहीं होगा, और y इक्वल टू कितना दिखाई दे रहा है आपको 1, तो इसका मतलब y इक्वल टू 1 यहीं कहीं दिख रहा है, 8.6 ये है, y इक्वल टू 1 यहां कहीं है। आप आराम से ढूंढना, x इक्वल टू 8.6 और y इक्वल टू 1 ये है। फिर अगला पॉइंट देखो, x इक्वल टू 7.2, ये 7 आएगा, उसके बाद 2 स्मॉल डिवीजन आगे आएगा, यहाँ कहीं 2 स्मॉल डिवीजन यहाँ कहीं, और वहां y इक्वल टू 2 आ रहा था, इसमें y की वैल्यू 2 के इक्वल आ रही है। इसमें आगे ठीक से देखना तो मिलेगा आपको y इक्वल टू 2 यहाँ कहीं है, ये कहीं है। ये इन 3 के 3 पॉइंटों को मिलाती हुई लाइन खींचोगे तो आपके पास एक ग्राफ, एक वो बन जाएगा, ऐसा टाइप का कुछ आएगा। मैं एक ग्राफ फिगर बना रहा हूं अभी अंदाजन, अभी मेरा टेढ़ा भी है काफी, फिर भी अभी एक अंदाजा आपको आ जाएगा। x इज इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 9.2 है, 9.2 का मतलब 9 के बाद 2 स्मॉल डिवीजन, ये वाला x इज इक्वल टू आपके पास था 0, y इक्वल टू 9.2, 0 और 9.2 ये है। इसमें इक्वेशन को लिख भी लेना बेटा, इसमें इसका इक्वेशन है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, मैंने ग्राफ पे इक्वेशन लिख दी। फिर देखते हैं दूसरा,
ये दूसरा वाला अगर आपको करेंगे, इस वाले का ग्राफ बनाने में ये x इज इक्वल टू 1 बोल रहा है, y इज इक्वल टू 7.8, इसका 7.8 है, 7 के बाद 8 स्मॉल डिवीजन आएगा ऊपर, ये यहां कहीं आ रहा होगा 8 स्मॉल डिवीजन। आप ढूंढोगे इस ग्राफ पेपर में, आपके पास छोटी छोटी लाइनें होती हैं, आप ढूंढोगे। मैं एक अंदाजन ग्राफ पेपर आपको बना के दिखाऊं, कैसे बनाते हैं वो सिखा दे रहा हूं। x इज इक्वल टू 2 पे y इज इक्वल टू 6.4 आ रहा है, x इक्वल टू 2 था, इसी में आगे बढ़ोगे तो 6 ही है, 6.4 बोल रहा था, यहां कहीं आएगा, 6.4 ये कहीं होगा। अब इस इन थ्री के 3 पॉइंट्स को आप मिलाती हुई लाइन खींचोगे तो कुछ ऐसी लाइन आई है, ऐसे कहीं जा रहा होगा, ठीक है। अब आप जब ग्राफ बना लोगे तो देखो क्या हो रहा है, इसका ग्राफ एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका ग्राफ इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। बेटा देखो दोनों ग्राफ, अगर आप इस वाली ग्राफ की लाइन को आप करोगे तो इसकी इक्वेशन भी इस पे लिख देना, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। लाइन, हर लाइन के ऊपर इसकी इक्वेशन लिख देना। अब ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 4 था, 5 था, ये वाले दोनों ग्राफ एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस वाले पॉइंट से इसमें x में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, देखो x इक्वल टू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, x इक्वल टू 3 आ रहा है। यहां से y में परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहां कहीं 5 तक जा रहा है, ये वाला परपेंडिकुलर y में 5 पे जा रहा है और ये वाला परपेंडिकुलर x में 3 पर जा रहा है। इसका x पेंसिल को कर रहा है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी बेटा, रुपीज, x का मतलब 3, और ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की कॉस्ट कितनी है बेटा, रुपीज, y बोल रहा था, y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे क्वेश्चन में सॉल्व करने पर, 5। आपसे बोला था ग्राफ में देख करके आप इसके सॉल्यूशन को निकालो, जहां पर ग्राफ में दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, उस वाले से x में परपेंडिकुलर डालेंगे तो x की वैल्यू को निकल के आ जाएगी, उसी वाले पॉइंट से y वाली लाइन पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसमें y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। मैंने दोनों x और y की वैल्यू ग्राफ में देख करके निकालनी है, आपसे बन जाएगा बेटा क्वेश्चन। आप ग्राफ पेपर बहुत आसानी से बना लेंगे, ग्राफ पेपर पे आपको प्लॉट करना है इसको, ठीक है बेटा, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार बोला, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 1 प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन इज दिस। फिर बोल रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस। ये दोनों लाइन है और x एक्सिस मिलकर के जो ट्राइंगल बनाएंगे उसके वर्टाइसेस निकालो बोल रहा है, ठीक है, निकाल दूंगा अभी। एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन, और उस ट्राइंगुलर रीजन को शेड भी करो बोल रहा है, सब कर देंगे अभी। पहले हम समझ तो लें करेंगे कैसे। सबसे पहले जो आपको इक्वेशन दी होगी, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करके बॉक्सेस में टेबल बनानी पड़ेगी। जब आप टेबल बना लेंगे तभी आप ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे। इसका ना x और y में हम 3 बॉक्सेस बना लेते हैं, हमें 3 पर ही बनाना है। ऐसे यहां पर भी 3 बॉक्स, 2 पर भी बन जाता है बेटा, लेकिन आप 3 पे बनाना, ठीक है ना। 3 पे क्वेश्चन के करेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, 2 पे मिस्टेक भी हो जाती है, कई बार हम कैलकुलेशन की एरर कर देंगे तो 2 पॉइंट तो कहीं भी मिल जाएंगे। ये ऐसे आप ग्राफ बना लोगे। ग्राफ बनाने के बाद ये मैंने तुमसे बोला इन दोनों कोफिशिएंट से अगर ये नंबर एग्जैक्ट डिविजिबल है तो आप 0 0 x और y में लिख लेना। यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, 1 से 1 एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप x इज इक्वल टू 0 नहीं आता है तो रफ में कर लेना। अगर आप x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, इसका ऐसा आ जाएगा माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। y को यहां शिफ्ट कर देना ना, 1 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 1 आ रही है। अगर आप इसी की जगह पर y इक्वल टू 0 रख दोगे तो भाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि वाला y वाला 0 हो जाएगा, x और प्लस का 1 बचेगा। इस 1 को यहां शिफ्ट करोगे x इक्वल टू -1, तब ऐसे केस में x इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब आप x या y में कहीं भी वैल्यू रख दो, कुछ भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई बोले सर y को रख देते हैं, y इक्वल टू यहां 1 रख दिया, 0 रख दिया, 2 रख देते हैं, रख लो, 3 रख लो, कुछ भी रख लो। अगर y इक्वल टू 2 रखें तो यहां क्या हो जाएगा भैया, x माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसी को सॉल्व करेंगे, x प्लस और माइनस को सॉल्व करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू, अगर आप सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पर -1 इक्वल टू 0, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। -2 प्लस 1 कितना होता है, -1। इस 1 को यहां शिफ्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 1 आ रहा है। अब एक बार यहां भी सॉल्व करते हैं। एक बार x, इसमें देखो 3 और 2 दोनों से क्या है, 12 डिविजिबल है, बिल्कुल है। इनके कोफिशिएंट से कांस्टेंट टर्म एग्जैक्ट डिविजिबल है। जब भी कोफिशिएंट से कांस्टेंट टर्म एग्जैक्ट डिविजिबल आ जाता है तो हम 0 0 वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। x को 0 कर दोगे तो 2y माइनस, देखो 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 आएगा, 2y इक्वल टू 12 आएगा, 2 से 12 6 टाइम कट जाएगा तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी।
x के 0 करने पर y की वैल्यू 6 आ रही है, और y को अगर 0 कर दें तो 3x माइनस 12 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना, तो 3x और माइनस 12 बचेगा, तो 3x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, 3 से 4 टाइम कट जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। अब आप कुछ भी रख दो वैल्यू भाई, इसमें इन दोनों में ये बेकार नंबर है 3, इसके साथ x, इसके साथ x लगाया, x में जो मर्जी नंबर रख लो, जो मर्जी रखते हैं, कोई बोले x इज इक्वल टू 5 रखूंगा, रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। x इज इक्वल टू 5 रखोगे तो देखो क्या होता है, रखना आराम से, 3 इंटू 5 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, 3 इंटू 5 होता है 15, 15 और 12 को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 15 और 12 को सॉल्व करने पर 3 आता है, 15 और 12 को सॉल्व करने पर कितना आता है, प्लस का 3 आता है, प्लस 2y इज इक्वल टू 0, इस 3 को शिफ्ट कर दोगे तो 2y इज इक्वल टू प्लस का था वहां जाएगा माइनस 3, y की वैल्यू निकालनी है आपको, माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, इससे इसको करेंगे तो 1.5 आएगा, माइनस का 1.5 आ रहा है, माइनस का 1.5। अब आप ग्राफ जब बनाना स्टार्ट करोगे देखो पॉइंट 2 को आराम से ढूंढना, अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, ये मैंने रफ वर्क हटा दिया है, इसको रफ वर्क में कर लेना। जब आप टेबल बनाना स्टार्ट करोगे तो x इज इक्वल टू 0 है, y की वैल्यू 1 है, x इज इक्वल टू 0 तो ये दिखाई दे रहा है, और y की वैल्यू 1 दिखाई दे रही है, वो ये है, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1, ये वाला नंबर है। फिर देखो x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 ये है, और y इज इक्वल टू 0 तो यही की वैल्यू होगी है, x इज इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 0, देखो इस पूरी लाइन में y की वैल्यू 0 होती है। फिर बोल रहा है x इज इक्वल टू 1 ये है, y इज इक्वल टू 2 ये वाला नजर आ रहा है, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 ये वाला पॉइंट है। इन तीनों पॉइंटों को मिलाती हुई लाइन अगर खींच दोगे तो कुछ ऐसी बनेगी, आप रूलर से खींचना बेटा, रूलर से, और 3 के 3 पॉइंट एक ही लाइन में आ जाएंगे, आप आराम से बना लोगे, ऐसे टाइप की एक इक्वेशन आएगी। इस पे इसकी इक्वेशन लिख लेना, इसकी इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन जरूर लिखनी लाइन में। फिर अगला ग्राफ देखो, x इज इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 6 है, x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 6 ये मिलेगा आपको ये। अगला देखो x इज इक्वल टू 4 पे y इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 4 ये है, y इक्वल टू 0 दिखाई दे रहा है, ये x इक्वल टू 4 पे y इक्वल टू 0 ये मिल जाएगा आपको। फिर बोल रहा है x इज इक्वल टू 5 था, y इक्वल टू माइनस का, x इक्वल टू 5 तो आपको ये दिखाई दे रहा है, y इक्वल टू माइनस का कितना दिखाई दे रहा है बेटा, माइनस का 1.5, 1.5 का मतलब यहाँ कहीं मिलेगा ये, लगभग यहाँ कहीं होगा ये। अभी देखते हैं, अभी मिला करके पॉइंट 2 को मिलाने के बाद ज्यादा समझ में आएगा, यहाँ कहीं मिलेगा। अभी 1 मिनट पॉइंट को मिला देता हूं पहले, इन दो पॉइंट को मिलाने के बाद आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। वो ठीक ही लिखा है मैंने, देखो ठीक ही का रखा है, देखो पॉइंट लगभग सही है। जब आप बनाओगे ना आपको समझ में आएगा, लाइन को खींच लेना और लाइन के दोनों एंडों में एरो लगाना, लाइन बोल रहा है ना, लाइन की पहचान जानते हो ना, लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस होता है, लाइन के दोनों एंडों में एरो होता है, यहाँ भी एरो लगाना है, यहाँ भी एरो लगाना है, और इसके ऊपर की इक्वेशन लिख देनी है। इक्वेशन थी 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। जब आप ग्राफ के दोनों उसको लिख लोगे तो उसके बाद आप इसमें से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। आपसे वैल्यू निकालने के लिए सॉल्व ग्राफ का नहीं बोला है क्या, केवल ड्रॉ द ग्राफ बोल रहा है, आपको क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है। अगर ड्रॉ द ग्राफ बोलेगा ना, ड्रॉ द ग्राफ बोल रहा है, अगर ड्रॉ द ग्राफ बोल रहा है आपको बिल्कुल ये ग्राफ प्लॉट कर देना है। अगर इसी की जगह पर ड्रॉ द ग्राफ ने बोलता, ड्रॉ द ग्राफ में तो ग्राफ बना दोगे, अगर ड्रॉ द ग्राफ की जगह पर अगर आपसे बोल देता सॉल्व ग्राफिकली, बेटा ये वर्ड अगर आ जाए ना पढ़िए, ये बड़ा है, सॉल्व ग्राफिकली बोलेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको x की वैल्यू भी निकालनी है, y की वैल्यू भी निकालनी है ग्राफ की हेल्प से। अभी मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब कराऊंगा ना, अभी तो मैं एनसीईआरटी करा रहा हूं, जब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा आपको एक एक छोटी से छोटी चीज सब बता दूंगा उसमें, क्योंकि उसमें ये क्वेश्चन पूछेगा सॉल्व ग्राफिकली। बच्चा यहाँ एनसीईआरटी पढ़ के लगता है वो सोचता है ग्राफ से खाली ग्राफ बनाना है। अगर आप ये वाला आंसर नहीं दोगे तो आपको हाफ मार्क्स डिडक्ट करके दे देगा। अगर आपने आंसर दिया है तभी आपको हाफ मार्क्स मिला होगा। तो इसे सॉल्व ग्राफिकली का मतलब ग्राफ की हेल्प से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी भाई, जहां पर एक ग्राफ के दोनों पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, इस वाले इन वाले को आप सॉल्व कर लोगे। इसमें अगर आप देखोगे, एक मिनट, यहां से आप x में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसमें से x परपेंडिकुलर डालोगे, इसमें से y में परपेंडिकुलर डालोगे। ये अभी ग्राफ को देखने से x की वैल्यू मुझे ग्राफ में 2 लग रही है, y की वैल्यू आपको 3 लग रही होगी। देखो x इक्वल टू 2 पर आ रहा है, y इक्वल टू 3 पर आ रहा है। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। आप ध्यान रखोगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 वही आंसर आ रहा है।
तो आप आराम से करोगे तो निकल आएगा। ग्राफ की हेल्प से ग्राफिकली सॉल्व करो बोलेगा तो आपको ये परपेंडिकुलर यहां और यहां ड्रॉ करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसमें नहीं पूछा है, इस क्वेश्चन में ये वाला नहीं पूछा है, इसमें बोला ग्राफ बनाओ, ग्राफ को प्लॉट कर दिया। फिर बोल रहा है फाइंड द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल के वर्टाइसेस निकालो बोल रहा है। किसके साथ? ये दोनों लाइनों से बनने वाला ट्राइंगल और एक्स एक्सिस से बनने वाला ट्राइंगल। आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ ना, एक बार फिर पढ़ लो। ये क्वेश्चन वाला बोल रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। ये दो लाइनें और एक्स एक्सिस जो ट्राइंगल बना रहे हैं ना, वो ये वाला बना रहे हैं। इस वाले ट्राइंगल के आपको वर्टाइसेस निकालो बोल रहा है और इसको शेड भी करो बोल रहा है। शेड करने का मतलब क्या है? ऐसे ऐसे आप शेड कर दोगे ना, क्या दिक्कत है भाई? ये शेड कर दिया मैंने और ट्राइंगल को कुछ नेम दे दो, जो मर्जी नेम दे दो। कोई बोले इसको ए नेम दे देते हैं, यहाँ पर इसको यहाँ बी नेम दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं। तो आपसे क्या पूछा था? वर्टाइसेस, वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर। एबीसी के जो वर्टाइसेस होंगे, ए ब्रैकेट में उसके वर्टाइसेस, ए पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कितना है बेटा? इस वाली लाइन में एक्स की वैल्यू -1 दिखाई दे रही है आपको, आपको आता ना ढूंढना, और y 0 होता है इस लाइन में। ऐसे बी पॉइंट का वर्टेक्स पूछो, देखोगे बी पर 4 लिखा हुआ है और y की, इस x की लाइन में y की वैल्यू 0, x इक्वल टू 4 है और y इक्वल टू 0 आएगा। एंड सी पॉइंट का जो वर्टेक्स आएगा, इस सी पॉइंट पर पहले x का कोऑर्डिनेट निकालोगे जो कि 2 दिखाई दे रहा है, यहां से y में परपेंडिकुलर डालोगे जो कि 3 दिखाई दे रहा है। तो आपसे बोला था फाइंड द वर्टाइसेस ऑफ दैट ट्राइंगल, ट्राइंगल के वर्टाइसेस भी निकालो बोल रहा है। तो ट्राइंगल के वर्टाइसेस आप आराम से निकाल दोगे। कई बार बोल देगा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, कुछ भी पूछ सकता है भाई। मैंने आपको मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन में सब बताऊंगा अभी बाद में, जब आपको कराऊंगा ना, एक ही क्वेश्चन में मैं सब कुछ समझा दूंगा आपको। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है आपसे, ठीक है? कोई परेशानी बेटा, बन जाएगा आपसे। ओके, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग ऑफ द लीनियर इक्वेशंस intersecting at a point, comma, are parallel और coincident। बोल रहा है पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट होंगी या इंटरसेक्टिंग होंगी लाइन, ये बताओ बोल रहा है। कुछ करना थोड़ी आपको, हर बार जितने क्वेश्चन है उनको आप इससे कंपेयर कर लेना है। a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इनसे हम कंपेयर कर देंगे। मैंने वहां इक्वेशन लिख दी, इस क्वेश्चन को भी आप इससे कंपेयर कर दोगे, इस क्वेश्चन को यहां कंपेयर कर दो। जब इसको कंपेयर करोगे पहली वाली इक्वेशन को कंपेयर करने पर a की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? a1 की 5 आ रही है। b1 कितना आ रहा है बेटा? आपको -4 दिख रहा होगा। c1 कितना नजर आ रहा है बेटा? 8 नजर आ रहा है। आप चेक करो, ये a1 की प्लेस पर 5 दिख रहा है, b1 की प्लेस पर -4 दिख रहा है, c1 की प्लेस पर 8 दिख रहा है फर्स्ट वाली इक्वेशन में। सेकंड वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे तो a2 की प्लेस पर कितना नजर आ रहा है बेटा? 7 नजर आ रहा है। b2 की प्लेस पर कितना नजर आ रहा है बेटा? 6 नजर आ रहा है। c2 की प्लेस पर कितना नजर आ रहा है बेटा? -9 नजर आ रहा है। आप सब निकाल लोगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लेना। उसके बाद therefore a1/a2 को चेक कर लेंगे, वो 5/7 आ रहा है, कॉमा। उसके बाद b1/b2 भी निकाल लेना, b1/b2 जो कि -4/6 आ रहा है। सॉल्व करने पर 2/3 आ रहा है, 2/3। पहले दो ही चेक करेंगे, अगर ये दो चेक करने पर आपका ये वाली इक्वल नहीं आ रहा भाई, क्या a1/a2 की जो वैल्यू कैलकुलेट हो रही है और ये सेम आ रही है? नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। तो therefore आपकी जो कंडीशन आ रही है वो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रही है। ये वाली कंडीशन तो होल्ड कर रही है इस क्वेश्चन में। अगर ये नॉट इक्वल टू आ रहा है तो therefore लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग। therefore लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। आपसे पूछ रहा है ये लाइनें कैसी होंगी? ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। आपसे पूछ रहा है ना लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। जैसे पहला वाला क्वेश्चन तो आपने बना दिया, अगली बार ये वाले क्वेश्चन को आप इसी वाले से कंपेयर करोगे फिर से, तो इसमें से a1 की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है बेटा? 9 आ रही है। b1 कितनी आती हुई नजर आ रही है? 3। c1 कितना आ रहा है बेटा? 12। a2 देखो कितना आ रहा है बेटा? 18। b2 देखो कितना आ रहा है? 6। c2 देखो कितना आ रहा है? 24। आपने इसको इससे कंपेयर कर दिया ना बेटा। कंपेयर करने पर आपने वैल्यूज निकाल ली। वैल्यू निकालने के बाद आपको ये चेक करना है, a1/a2 सबसे पहले चेक करना है, जो कि 9/18 आ रहा है। सॉल्व कर देंगे तो 1/2 आ रहा है। ऐसे b1/b2 भी निकाल लेना। b1/b2 को चेक करेंगे, 3/6 आ रहा है, जो कि 1/2 ये भी आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है।
ऐसे ही C1 अपॉन C2 को भी चेक करोगे। जब ये दोनों इक्वल आएंगे ना तो तब तीसरे को चेक करना पड़ेगा, तब थर्ड वाला चेक करना। C1 अपॉन C2 चेक करेंगे तो कितना आता जरा देखते हैं, 12 अपॉन 24 आ रहा है। ये भी सॉल्व करने पर 1/2 ही आ रहा है। तो कंडीशन दिख रही है और देखने में ऐसी लग रही है। A1 अपॉन A2 की वैल्यू, B1 अपॉन B2 की वैल्यू और C1 अपॉन C2 की वैल्यू सेम आ रही है। देखो ये वैल्यू वाली वैल्यू सेम है। जब ये सब सेम है तो ये वाली कंडीशन आ रही है। तो अगर ऐसा आ जाए, therefore the lines are कैसी लग रही है बेटा? जब ये जो है आप देखोगे इनफाइनिटी मेनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन आ रही है, इसका ना कोइंसिडेंट लग रही है, कोइंसिडेंट है लाइनें, मतलब एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएंगी। अब जरा तीसरा वाला देखते हैं, इसको भी इससे कंपेयर करोगे आप। जब कंपेयर करोगे तो A1 की प्लेस पर आप वैल्यू देखोगे तो 6 नजर आ रहा है, B1 की प्लेस पर आप वैल्यू देखोगे तो -3 नजर आ रहा है, C1 की प्लेस पर वैल्यू देखोगे तो 10 नजर आ रहा है। ऐसे ही A2 की प्लेस पर वैल्यू को चेक करोगे तो 2 नजर आ रही है, B2 की प्लेस पर वैल्यू को चेक करोगे तो -1 नजर आ रहा है, y के आगे -1 लिखा हुआ है। ऐसे ही C2 की वैल्यू अगर आप चेक करोगे तो 9 नजर आ रहा है। फिर से आप वही काम करोगे, A1 अपॉन A2 चेक करोगे जो कि 6 अपॉन 2 3 अपॉन 1 आ रहा है। ऐसे ही B1 अपॉन B2 भी चेक करेंगे, B1 अपॉन B2 जो कि -3 अपॉन -1, इससे कैंसिल, ये भी 3 अपॉन 1 आ रहा है। ऐसे ही जब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो तीसरा चेक करना पड़ेगा, C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 चेक करने पर 10 अपॉन 9 आ रहा है। ये और ये दो तो इक्वल है, लेकिन ये उसके इक्वल नहीं है, तो इसका ऐसी कंडीशन लग रही है इसमें। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, ये दो तो इक्वल है, लेकिन ये तीसरा वाला उसके इक्वल नहीं है, C1 अपॉन C2 इनके इक्वल नहीं आ रहा है। तो ये वाली कंडीशन होल्ड कर रही है। अगर ऐसी इक्वेशन कंडीशन आ जाए, इक्वेशन है, नो सॉल्यूशन आएगा। अब आप क्वेश्चन को पढ़ लेना, इसमें क्वेश्चन क्या में वर्ड क्या लिखा है, बोल रहा है द इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट अ पैरेलल बोल रहा है। therefore the lines are parallel। पूछ रहा आपसे लाइनें कैसी होंगी, ये लाइनें पैरेलल होंगी। मैंने तीनों टाइप के क्वेश्चन थे इसमें, तीनों टाइप के सॉल्व करके दिखा दिया आपको। एक क्वेश्चन के सॉल्व करने पर भी आप बना लेते, क्योंकि इसमें करना कुछ है नहीं, ये बस A1 B1 C1 A2 B2 C2 को आप पहले कैलकुलेट कर लोगे कंपेयर करके इक्वेशन के साथ। जब इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद उसकी वैल्यू निकाल लोगे, आप चेक कर लोगे, अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो आपको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। अगर दोनों ही सेम नहीं आ रही है तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, उसी वहीं पर बता दो कि आप द इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है ना, समझ में आ रही है? लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, बात समझ में आ रही है? देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। On comparing the ratio A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। अरे पिछला क्वेश्चन जैसा ही तो है, क्वेश्चन नंबर 2 भी तो ऐसे ही था, उसमें भी तो कंपेयर करके ही बताना था। तो इसमें केवल वर्डिंग बदली हुई है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बोला। वहां कंसिस्टेंट की जगह पर आपसे बोलता था कि जो है कंसिस्टेंट कब होता है, यूनिक सॉल्यूशन पर भी कंसिस्टेंट होगा या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन पर भी कंसिस्टेंट होगा, और जो है आपके पास इनफाइनिटी मेनी सॉल्यूशन के केस में भी कंसिस्टेंट होगा। ठीक है ना, और जो है नो सॉल्यूशन कब होगा भैया, या इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब वो पैरेलल आ रही होंगी, या A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 आ जाएगा, तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। करके देखते हैं एक बार, एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं, बाकी पार्ट आप कर लोगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का, ये वाला पार्ट मैं करके दिखाता हूं आपको। देखना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा अजीब से लिखी है, आप फ्रैक्शन को ठीक कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें। इसको थोड़ा एलसीएम ले लो यार, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है बेटा, 6। तो इसको 6 एलसीएम लेने के बाद ये देखो कितना, इससे इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से 3 को मल्टीप्लाई 9x, प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, इससे इसको डिवाइड करने पर 2 आ रहा है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 7। इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो इसका ये 9x प्लस 10y इज इक्वल टू आपके पास 42 आ जाएगा। ये दो इक्वेशन है आपके, इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। आप इन दोनों इक्वेशनों को कंपेयर कर देंगे। ऑन कंपेयरिंग विद A1x प्लस B1y इक्वल टू C1, ये ऐसे टाइप की इक्वेशन है, आप देखना ना। एंड वो जो सेकंड इक्वेशन है उसको A2x प्लस B2y इक्वल टू C2 से कंपेयर कर देंगे, मतलब इस वाले का कंपैरिजन इससे करेंगे और इस वाले का कंपेयर इससे करेंगे। आगे आराम से करना। तो A1 की प्लेस पर क्या वैल्यू नजर आ रही है आपको बेटा, A1 इज इक्वल टू आपको 9 नजर आ रहा है,
B1 कितना नजर आ रहा है, 10 नजर आ रहा है। C1 देखो कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। वहां से A2 देखोगे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। B2 देखो कितना आ रहा है, माइनस का 10 आ रहा है। C2 देखो कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। तो आप क्या करोगे, चेक करोगे। आप चाहो तो लिख भी दो, चेकिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्या चेकिंग करनी पड़ेगी बेटा, A1 अपॉन A2 को चेक करना पड़ेगा, जो कि 9 अपॉन 9 आ रहा है, तो 1 अपॉन 1 आ रहा है। ऐसे ही B1 अपॉन B2 को भी चेक करेंगे, B1 अपॉन B2 को चेक करेंगे तो 10 अपॉन माइनस 10 आ रहा है, जो कि सॉल्व करने पर 1 अपॉन माइनस 1 आ रहा है। ये 1 अपॉन 1 आ रहा था। क्या इसकी शकल और इसकी शकल सेम दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है। तो इसका ना ये वाली कंडीशन होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अगर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ जाए तो भैया ये कैसे टाइप का होगा, ये पूछ रहा था आपसे, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। ये आप एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेना, चेक कर लेना क्या बोल रहा है। बोल रहा है द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, देयरफॉर द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट है। समझ में आ रहा ना, आपसे मैंने बोला था ना, जब भी आपको दो केसों पर कंसिस्टेंट आता है, अगर आपका A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ जाए तो कंसिस्टेंट है। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 आ जाए तब भी उसको कंसिस्टेंट ही बोलते हैं। समझ आ रहा है, जिसको आप इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और अगर आपके पास A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 आ जाए तो इनकंसिस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब अगर आपने एक पार्ट आपके समझ में आ गया तो आप पार्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ में डू इट योर सेल्फ वाली प्रोसेस को लगा लेंगे, अपने आप करेंगे। मतलब समझ में आ रहा है, बाकी के पार्ट आप खुद कर देंगे। हो जाएगा बेटा आपसे। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट ऑब्लिक इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन बाय ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन निकालो। बोला अगर कंसिस्टेंट आएगा तो ठीक है। अभी आगे देखते हैं, मैं एक बार चेक करके देखता हूं भाई कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के लिए कैसे पता चलेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। इसमें A1 कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा बेटा, 1 आ रहा है। B1 देखने पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। C1 चेक करने पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। क्योंकि इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करना पड़ेगा, A1x प्लस B1y प्लस इक्वल टू C1 से। इसको A2x प्लस B2y इक्वल टू C2a उस टाइप का है। तो कंपैरिजन करने पर आप वैल्यूज को निकाल लोगे। इसकी ये आ रही है, इस वाले का निकालोगे A1 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, B1 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, C1 इज इक्वल टू 10 आ रहा है। जब आप निकाल लोगे वैल्यू ना, A1 अपॉन A2 चेक करना। A1 अपॉन A2 का मतलब 1 A1 की प्लेस पर A2 की प्लेस पर 2, 1 अपॉन 2 आ रहा है। ऐसे B1 अपॉन B2 भी चेक करना। B1 की प्लेस पर 1 आ रहा है, B2 की प्लेस पर 2 आ रहा है। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो आपको थर्ड चेक करना पड़ेगा। इसका ये दोनों इक्वल आ गए तो इसका तीसरा वाला चेक करना पड़ेगा मुझे, C1 अपॉन C2 चेक करना पड़ेगा। 5 अपॉन 10 आ रहा है, इसको भी सॉल्व करने पर ये 1/2 ही आ रहा है। इसकी शकल इसकी शकल इक्वल दिख रही है तो ऐसा आ रहा है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 आ रहा है। ऐसा आ जाए तो कंसिस्टेंट होता है इनकंसिस्टेंट, तो ये वाला केस कंसिस्टेंट होता है। समझ में आ रहा है तुम्हें, ये कंसिस्टेंट का केस है। इस वाले केस को भी कंसिस्टेंट बोलते हैं। और A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आता तब भी आप कंसिस्टेंट ही बोलते हैं। दोनों केसेस पर इसको कंसिस्टेंट बोला जाता है। इसका ये दो केस आएंगे तो आपको इसको ग्राफ भी बनाना है। आपसे बोला ग्राफ बनाओ, अब इसके आगे का ग्राफ का काम आप कर लोगे। ग्राफ आप अपने आप बना दोगे, डू इट योरसेल्फ। ग्राफ बनाना आपको मैंने सिखा दिया, इसलिए ग्राफ आप आराम से बना लोगे। अब ये अभी इस वाला केस का नहीं है, आप चेक करोगे ना, ये चेक करना पड़ेगा। जितने क्वेश्चन आपको इस वाले में दे रखे हैं सब में आपको चेक करने हैं। अगर ऐसा आएगा तो आपको ग्राफ बना दिए वाला केस और कंसिस्टेंट वाला केस। कंसिस्टेंट का मतलब जो A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 भी आ जाएगा तो वो कंसिस्टेंट होता है। उसके लिए आपको ग्राफ को प्लॉट करना पड़ेगा। ऐसे आप चेक कर लोगे, बाकी के पार्ट आप करोगे। अगर बाकी के पास पार्ट सॉल्व करने पर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 आ जाए तो ऐसे उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं।
इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। जब इनकंसिस्टेंट आएगा तो आपको ग्राफ प्लॉट नहीं करना है। आपको बात समझ में आ रही है? इसका मतलब जब क्वेश्चन यहां पर तक आएगा तो ग्राफ आगे नहीं बनाना है, नहीं बनाओ बोल रहा है आपसे। समझ में आ रहा है? जब आपका कंसिस्टेंट आएगा तभी आपको ग्राफ प्लॉट करना है। रिमेनिंग पार्ट को आप खुद करोगे। इसका पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 आप अपने आप से करोगे। डू इट योरसेल्फ। समझ में आ रहा है बेटा आपको? क्योंकि आपको समझ में आ गया ना ग्राफ कैसे बनाना है, क्या करना है। मैंने क्या करना है वो समझा दिया आपको। इक्वेशंस आपको गिवन होंगे, आप ये चेक करोगे पहले। जब चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंसिस्टेंट आ रहा है, इनकंसिस्टेंट आ रहा है। अगर कंसिस्टेंट आ रहा है तो आपको ग्राफ प्लॉट करना है, इनकंसिस्टेंट आएगा तो आप वहीं पर छोड़ देंगे उसको, ग्राफ आगे नहीं बनाना आपको, मत बनाओ बोल रहा है आपसे। समझ में आ रहा है आपको? ओके बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width बोल रहा है। ठीक है, इसमें दो चीजें हैं, लेंथ एंड विड्थ। तो भैया हम पुट कर देते हैं सॉल्यूशन। जब आप इसका निकालोगे तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को पुट कर लेना। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू एक्स। यूनिट है, आप इसी में देखना, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उसमें कहीं ना कहीं यूनिट लिखी होगी, मीटर लिखी हुई है, जैसे आप मीटर लगा लेना। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू दिस एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू वाई मीटर लिख दिया आपने। अब मैं क्वेश्चन की कंडीशन लगाता हूं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। आप ध्यान से देखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्या बोल रहा है? हाफ द पेरीमीटर। इसका ना हाफ पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं बेटा रेक्टेंगल का? रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में l प्लस बी होता है। 2 into l plus b द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 बोला है। इज का मतलब इक्वल टू 36। इसमें इंग्लिश इतने अच्छे से पढ़नी पड़ती है ना बेटा, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। इसमें बहुत सारी चीजें बीच में लिखी हैं, वो उनमें रिलेशन है, वो अभी मैं निकालता हूं। ये बोला हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ एंड दिस रिलेशन दिया है इज 36 मीटर। इसका पेरीमीटर इसका 36 दिया है। इस 2 से तो ये 2 कट जाएगा। ये पेरीमीटर लेंथ और ब्रेथ को देख लो आप। लेंथ आपके पास x था प्लस ब्रेथ आपके पास y था, इज इक्वल टू 36। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी। अब मैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन इसकी पढ़ता हूं। अंदर पढ़ने पर समझ में आ रहा है। बोल रहा है हुज लेंथ, लेंथ का मतलब x, इज का मतलब इक्वल टू, हुज लेंथ इज 4 मोर। 4 मोर बोल रहा है तो इसका प्लस लगा करके 4 आप आगे लिख दोगे। किससे 4 मोर है भाई? 4 मोर देन इट्स विड्थ। इसकी जो विड्थ है उससे 4 मोर है, विड्थ इसकी y है। ये क्वेश्चन नंबर आपकी सेकंड हो जाएगी। समझ आ रहा है आपको? आप चाहो तो इसको थोड़ा इधर करके सॉल्व भी कर सकते हो। x इस y को यहां लाएंगे माइनस y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर सेकंड इसको बोल सकते हैं। इसको छोड़ दो अभी आपसे, क्योंकि अभी तो आपको ग्राफ ही ग्राफ आता है, इसलिए आप सोचोगे कि अच्छा इसको हमें तो ग्राफ के अलावा कोई और मेथड नहीं आती है। तो ये बोला फाइंड देयर डायमेंशन। इसमें कहीं बोला है क्या सॉल्व ग्राफिकली? कहीं नहीं बोल रखा है। इसका ना आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, एलिमिनेशन लगा सकते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। आप कोई भी मेथड लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे से पूछा नहीं उसने सॉल्व ग्राफिकली तो बोला नहीं, कहीं ग्राफ की हेल्प से निकालो भी नहीं बोल रहा है। तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं क्या करूंगा, इसमें दूसरी इक्वेशन को इसके नीचे लिखूंगा। ये आपके, क्योंकि इसमें कोफिशिएंट x के भी सेम है और y के भी सेम है। अगर y वाले को देखते हो तो ऐड करने पर बन जाएगा, कोई बोले x वालों को देखने पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर आप ऐड कर देते हो तो y और y वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 2x ये आ जाएगा। इज इक्वल टू ऐड करने पर ये 40 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 40/2 तो 20 आ जाएगा। x की 20 वैल्यू कहीं रख लो, फर्स्ट में रख देते हैं, आप यही रख देते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आराम से रखना फर्स्ट में। x की जगह पर 20 प्लस y इज इक्वल टू 36। भैया 20 को शिफ्ट कर दोगे, y इज इक्वल टू 36 माइनस 20, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। ये आपसे क्या पूछ रहा था? इसकी लेंथ निकालो, ब्रेथ निकालो बोला था। देयरफॉर लेंथ कितनी हो जाएगी भैया? इज इक्वल टू x आया था, x का मतलब x की वैल्यू आपकी 20 आई है, यूनिट के साथ लगाओगे मीटर। एंड विड्थ भी तो निकालनी है, विड्थ इज इक्वल टू y, y का मतलब 16 मीटर आ रखा है। तो आपसे बोला था फाइंड द लेंथ एंड विड्थ। एग्जामिनर ने ये थोड़ी बोला कि ग्राफ से निकालो, तो इसका मतलब आप किसी भी मेथड का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है?
इसने कहीं पर भी नहीं आपसे बोला है कि इसको ग्राफ की हेल्प से निकालो, बन जाएगा बेटा आपसे। बेटा एक बार क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, मैंने यहां लिखी है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, आपको एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है इन टू वेरिएबल विच हैज such that the geometrical representation of the pair so formed is number first intersecting। मतलब एक और लाइन, एक तो लाइन आपकी इक्वेशन आपकी है, ये एक लाइन इक्वेशन तो आपके पास 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 है। अनदर इक्वेशन लिखो बोल रहा है, अनदर इक्वेशन जो इस इक्वेशन को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब कहने का इंटरसेक्टिंग लाइन को प्रूव कर दे। भैया कुछ भी लिख सकते हैं भाई, कोई बोल दे मैं तो 3x प्लस 3y और माइनस 4 इक्वल टू 0 लिखूंगा, चलेगा। कोई बोले नहीं जी मैं तो यहाँ पे 8 लिखूंगा, चलेगा। कोई बोले यहाँ मैं तो 10 लिखूंगा, तब भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बोले नहीं जी सर मैं तो यहाँ पर जो है 7xy लिख के आऊंगा, तब भी चल जाएगा। क्यों चल जाएगा बेटा? अगर वो इस कंडीशन को होल्ड कर देगा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ऐसा आ रहा है तो इसका नाम इंटरसेक्टिंग का एक एग्जांपल है। कुछ भी नंबर आ सकता है भाई। ये देखो, इसको सॉल्व करने पर 2/3 आ रहा है, इसको सॉल्व करने पर 3/7 आ रहा है। देखो ये 2/3 आ रहा है, ये 3/7 आ रहा है, इसका मतलब ये नॉट इक्वल जो आ रहा है, इसका मतलब कुछ भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी। समझ में आया आपको? जो इस कंडीशन को होल्ड कर दे वो आपको लिखना है। और एक नहीं हजारों करोड़ों इक्वेशन इसमें बन सकती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस आप लिख सकते हैं, सबकी अलग अलग हो सकती है। अगर पहले लाइन का एग्जांपल देने की बात करेगा, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, अगर पहले लाइन की अनदर इक्वेशन लिखने की बात करता है, अनदर इक्वेशन जो अनदर दूसरी इक्वेशन होगी, अरे पहले लाइन की क्या इक्वेशन होती है, ये कंडीशन होल्ड करनी थी उसमें, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यही तो पहले लाइन की कंडीशन है। अगर इस कंडीशन को ये होल्ड कर जाए, जो भी इक्वेशन आप लिखें तो हो जाएगा। इसका यहाँ 2x लिखा है, अगर कोई बोले मैं सर इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, बस ये दो नंबरों को अगर आप माना 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x प्लस 6y हो जाएगा, और माइनस यहां पर आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको करोगे तो फिर तो ये इनफाइनाइट कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन हो जाएगी। इसमें कोई भी नंबर लिख दो, कोई बोले सर मैं तो प्लस का 3 लिख के आऊंगा, चेक करके देख लो आप इसमें देखो ये वाली कंडीशन a1 अपॉन a2 2/4 बिल्कुल आ रहा है, 1/2 होता है ये, इसको सॉल्व करने पर ये 1/2 आता है। देखो 3/6 को सॉल्व करेंगे वो भी 1/2 आता है, ये दोनों आपस में क्या है बेटा, इक्वल है। और ये देखो इसमें -8/3 आ रहा है, और ये नॉट इक्वल आ रहा है, ये दो तो इक्वल है, नॉट इक्वल है, इसका ये वाली कंडीशन होल्ड कर रही है। इसमें बात समझ में आ रही है आपको? कुछ भी लिख सकते हैं, बोला ना आपसे कुछ भी का मतलब, अब यहाँ जैसे यहाँ 4x लिखा है, यहाँ 5y लिख देंगे तब नहीं होगा। मैंने आपसे बोला ना इन दोनों को तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये x और y के कोफिशिएंट को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो आप, और लेकिन इसको थोड़ा बदल करके नंबर लिख देना तो आपके पास उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब जब ये कोइंसिडेंट की बात कर रहा है, ये 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, अनदर इक्वेशन लिखने की बात कर रहा था। अनदर इक्वेशन जब लिखना होगा भैया, इसकी क्या कंडीशन होती है, इसकी ये कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यही तो होती है कोइंसिडेंट की। कोइंसिडेंट की अगर कंडीशन ये होती है तो इसका ना सबका रेशियो इक्वल होना चाहिए। कब आएगा इस रेशियो इक्वल, जब आप सबको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। कुछ किसी से भी कर सकते हैं, पॉइंट के नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। कोई बोले सर इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो भैया ये 4 2 जा 8x हो जाएगा, ये 4 से मल्टीप्लाई करने पर 12y हो जाएगा, ये 4 से मल्टीप्लाई करने पर 32 आ जाएगा माइनस का इक्वल टू 0। अब चेक करके देखो एक बार, देखो पहले वाले का 2/8 आ रहा है, सॉल्व करने पर 1/4 आएगा। दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे 3/12 आ रहा है, सॉल्व करने पर ये भी 1/4 आ रहा है। तीसरे वाले को चेक करेंगे -8/32 आ रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी 1/4 आ रहा है। इसकी शकल और इसकी शकल सब आपस में सेम है, मतलब इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों रेशियो में इक्वल है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं। अगर ये इस वाली कंडीशन को होल्ड करते हैं तो ये कंसिस्टेंट लाइन के सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं। एक नहीं, आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस लिख सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना बेटा? मतलब आपको ये यही होगा ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी लिख सकते हैं आप, बोलते नहीं हमने, कुछ भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ये कई इक्वेशन बन के आ जाएंगी इसकी। आप कर लोगे ना इसको?
एग्जाम में तो नहीं आएगा ये। तो इसका मतलब आपको अपने समझने के लिए, थोड़ा नॉलेज को बढ़ाने के लिए ये आपको सबको कर लेना है। हो जाएगा बेटा आपसे, कोई दिक्कत? आप पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से आप एक बार वीडियो को देख लो, उसके बाद अगर कोई डाउट हो आप कमेंट में मुझे लिख के कर देना। मैं आपके उस कमेंट को जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से आपके उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स को के साथ शेयर कर दो, जिससे कि जो है उनको भी सीखने को मिल जाएगा और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाएगा, और मैं इसी तरह के वीडियोज आप लोगों के लिए बार बार बनाता रहूंगा। थैंक यू।